हेलो एवरीवन। तो जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थायराइड डायरेटिक्स के बाद में लूप डायरेटिक्स का देखा था, लूप ऑफ हेनले पे काम करने वाला। बट उसके बाद हमने शुरू किया था, जाते थे पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स को समझने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा अनाटॉमी बताने की कोशिश किया था। आज सेम चीज़ को मैं दोबारा से आपको बताने की कोशिश करूँगा, शायद और बेटर तरीके से समझ में आए आपको। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स को समझने से पहले आप ये समझिए कि कलेक्टिंग डक्ट करती क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, ये आपको पता है कि ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, पूरे नेफ्रॉन में सबसे लास्ट जो पोर्शन होता है वो कलेक्टिंग डक्ट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, इसे आप किडनी का एक फाइनल चेकिंग काउंटर भी कह सकते हो। ठीक है, जहाँ पे ये सारी चीज़ों को देखती है कि अब आखिर कौन रह गया है, किसको हमने गलती से आने दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बाहर निकालने से पहले एक फाइनल क्वालिटी चेक होता है, उसी प्रकार किडनी में कलेक्टिंग डक्ट ये डिसाइड करती है कि कितना सोडियम वापस से शरीर में रखना है, कितना वाटर वापस रखना है और कितना पोटेशियम बाहर निकालना है। यानी कि यहाँ बॉडी की जो फाइनल एडजस्टमेंट है या फिर एक फाइन ट्यूनिंग है, ये यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, यहाँ पे दो टाइप की सेल्स होती हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल सेल आती है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट सेल जिसका नाम मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल सेल। ठीक है, एक प्रिंसिपल सेल थी और दूसरा इंटर कलेक्टेड सेल थी, जिसमें सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल सेल की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल आप समझ गए, प्रिंसिपल सेल है। प्रिंसिपल सेल का मेन काम क्या होता है? प्रिंसिपल सेल का मेन काम होता है सोडियम को ब्लड में वापस भेजना, ठीक है, वाटर को बॉडी में वापस रखना और पोटेशियम को यूरिन में निकलने देना। फिर से समझ लो, सोडियम को ब्लड में वापस लाना, वाटर को बॉडी में वापस रखना और पोटेशियम को यूरिन में वापस भेजना। यानी कि प्रिंसिपल सेल का एक इजी नियम है। ठीक है, सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर। ठीक है, तो इसी एक लाइन से पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाता है। ठीक है, सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर। ठीक है, अब ये समझो प्रिंसिपल सेल के अंदर क्या क्या होता है। आप इमेजिन कीजिए कि प्रिंसिपल सेल एक छोटा सा कमरा है। ठीक है, इस कमरे के दो दरवाजे हैं। आप दो दरवाजे देख रहे हो यहाँ पे, एक कौन सा है, एक एपिकल साइट है, साइड पहला दरवाजा। ठीक है, जो ट्यूबुलर ल्यूमन की तरफ होता है। किसकी तरफ? ट्यूबुलर ल्यूमन की तरफ। ठीक है, पहला दरवाज़ा कौन सा है? एपिकल। ठीक है, ट्यूबुलर ल्यूमन की तरफ होता है और यहीं पे लगा होता है एपिथेलियल सोडियम चैनल। ठीक है, तो इस दरवाजे से सोडियम क्या होता है, सेल के अंदर जाता है। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा और तरीके से बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ठीक है, मान लीजिए कि एक कमरा है। ठीक है, इसमें दो दरवाजे हैं। ठीक है, मैं दो दरवाजे बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक दरवाज़ा इस साइड है। ठीक है, और एक इस साइड है। चलो, ये इधर को खोलेगा, इधर की चीज़ें इधर को जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैंने आपसे बताया कि इस कमरे के दो दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा, इसको हम मान लेते हैं हम एक एपिकल साइड। ठीक है, जो ट्यूबुलर ल्यूमन की तरफ। अब ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया? ल्यूमन। ठीक है, और यहीं पे लगा होता है क्या, इसी दरवाजे से सोडियम क्या होता है, सेल के अंदर जाती है। ठीक है, इस ल्यूमेन में प्रेजेंट जो भी सोडियम है, ठीक है, ये इस दरवाजे से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरा दरवाज़ा ये हमारा है बेजोलेटरल साइड। ठीक है, बेजोलेटरल साइड ये वाला दरवाज़ा। अब इस दरवाजे की बात करें तो हम यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, एक सोडियम और एक पोटेशियम पंप होता है। ठीक है, जो सोडियम को सेल से
ब्लड में लेके जाएगा और ये पोटेशियम होता है, ठीक है। जो पोटेशियम को ब्लड से सेल के अंदर लेके आता है, और ये हिस्सा कौन सा है आप समझ लो, ये ब्लड का हिस्सा है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब इसमें बात ये आती है कि पोटेशियम बाहर क्यों जाता है। अब ध्यान दो कि जब पंप लगातार पोटेशियम को सेल के अंदर भरता रहता है ना, देखो यहाँ पे पोटेशियम जो है ये बार बार इस सेल के अंदर आ रहा है ना। अब सेल सोचती है, अब सेल के अंदर क्या होगा, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। तो अब सेल ये सोचती है कि इतनी ज़्यादा पोटेशियम मेरे पास क्यों है, इतना ज़्यादा पोटेशियम क्यों है। तो इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है इसको क्या करता है, वो वापस से यूरिन में भेज देगा, ठीक है, वापस से यूरिन। तो ब्लड से पोटेशियम अंदर सेल में, ठीक है, पेरिफेरल सेल में, फिर पोटेशियम बाहर यूरिन में। इसीलिए नॉर्मल व्यक्ति के यूरिन में थोड़ी पोटेशियम हमेशा निकलती रहती है, ठीक है। अब ध्यान समझना, यहाँ पे एक और चीज़ की मैं एंट्री लेके आ रहा हूँ, एक हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। इसको आपने हाइपरटेंशन में भी पढ़ा था, ठीक है, राज सिस्टम में। अब मान लो कि बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया, किसी वजह से हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो गया, या फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, मान लो ब्लड का आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, या फिर हम ये भी मान लेते हैं कि सोडियम कम हो गया, है ना। तो अब किडनी क्या करेगी, तुरंत से एक सिस्टम एक्टिवेट करती है जिसका नाम होता है रास, RAAS। रास का फुल फॉर्म क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये रास को एक्टिवेट करती है, ठीक है। रास का एक जो लास्ट जो हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हमारी एड्रिनल ग्लैंड की एड्रिनल कॉर्टेक्स से की सबसे आउटर जोन, जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। अब एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ब्लड के साथ कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंच के आता है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा एल्डोस्टेरॉन ब्लड के साथ इस कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है। अब जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट के पास आता है, अब एल्डोस्टेरॉन क्या कहेगा, प्रिंसिपल सेल को एक ऑर्डर देगा, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन प्रिंसिपल सेल से बोलता है कि बॉडी में सोडियम को बचाओ, ठीक है। क्या करे, बॉडी में सोडियम को बचाओ। इसके लिए एल्डोस्टेरॉन 3 तरीके से काम करेगा। फिर से चलो यहीं पे आते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे चैनल्स हैं, जो हमारा सोडियम चैनल है इसकी संख्या को बढ़ा देता है। अब ल्यूमेन में मौजूद और ज़्यादा सोडियम अंदर आने लगेगा सेल में, ठीक है, और सेल से वो कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में, ठीक है, और पोटेशियम और ज़्यादा बाहर निकालेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा सोडियम अंदर आएगी उतना ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाएगी। इसका मतलब एल्डोस्टेरॉन का भी एक यही रूल है, सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर, सेव सोडियम लॉस पोटेशियम, ठीक है। सोडियम को बचाओ, पोटेशियम को निकालो। अब अगर एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा बन जाए तो, अब सोचिए अगर एल्डोस्टेरॉन बहुत लगातार बहुत ज़्यादा बनने लगे तो क्या होगा, सोडियम ज़्यादा बचेगी, है ना, पानी भी ज़्यादा बचेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बॉडी में सूजन आ जाएगी। और दूसरी तरफ पोटेशियम लगातार बाहर जाती रहती है, तो पोटेशियम कमी को बोलते हैं हम हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कौन से मेडिसिन लेते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। इनका काम क्या है कि ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि एल्डोस्टेरॉन की बात मत सुनो, ठीक है। ये कहेंगे कि एल्डोस्टेरॉन की बात ही मत सुनो, या फिर सोडियम को अंदर आने ही मत दो। जब सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यहीं से अपना काम शुरू करती है। जब सोडियम अंदर नहीं जाएगा, है ना, तो पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा। अब इसीलिए अब यहीं से पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की 2 क्लासेस बनती हैं, जो आप यहाँ पे पढ़ोगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे पहला देख रहे हो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ठीक है, इसमें स्पाइरोलैक्टोन, एप्लिनेरोन, और दूसरी कौन सी है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। या तो एल्डोस्टेरॉन की बात ना सुनो,
या सोडियम को अंदर ना आने दो, सोडियम अंदर कैसे आता है, सोडियम चैनल से, या फिर सोडियम को ही बंद कर दो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें अ, अभी मैंने आपको बताया कि एल्डोस्टेरोन एक बॉस है ना, और प्रिंसिपल सेल एक वर्कर है। सोचो ऐसा, अभी तक बॉस कहता था कि सोडियम को बचाओ और वर्कर तुरंत काम शुरू कर देता था। ठीक है, अब स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है, अब वो बॉस को क्या करता है, प्रिंसिपल सेल तक पहुंचने नहीं देता। हमारी ड्रग जो है ये एल्डोस्टेरोन को प्रिंसिपल सेल तक पहुंचने ही नहीं देगा, यानी कि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब वर्कर को कोई ऑर्डर नहीं मिलता है ना, कि तुम्हें सोडियम को बढ़ाना है, पोटेशियम को निकालना है, क्या करना है। तो इसकी वजह से सोडियम आयन चैनल नहीं बढ़ेगा, पंप बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, है ना, सोडियम अंदर नहीं आएगा। जब सोडियम नहीं आएगा तो आपको पता है सोडियम को वाटर फॉलो करता है, तो सोडियम बाहर जाएगा तो वाटर भी जाएगा, और पोटेशियम अंदर रहेगा, पोटेशियम बाहर जाएगी नहीं। तो रिजल्टेंट सोडियम बाहर, वाटर बाहर, पोटेशियम अंदर। यही रीज़न है कि पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स, ठीक है, जो अपना काम करती हैं टाइप 2, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी कहते हैं पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक। अभी जो हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की, ये है सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो अमीलोराइड, ठीक है, ट्रायमट्रेन, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये बॉस को नहीं रोकते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है एल्डोस्टेरोन से। ठीक है, ये क्या करेंगी, सीधे दरवाज़ा बंद कर देंगी, यानी कहेंगे कि सोडियम आयन चैनल को ही ब्लॉक कर दो, ना सोडियम सेल में आएगा ना सेल से ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो पहले क्या होता था, यूरिन मीन्स हमारे ल्यूमन में सोडियम जो होता था, चैनल खुला, सोडियम अंदर आ गया। अब चैनल बंद, सोडियम अंदर आ नहीं पाएगा। अब जब सोडियम अंदर ही नहीं जाएगी तो पंप भी कम चलेगा, पंप चलेगा तो पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए रिजल्टेंट सोडियम फिर से बाहर, वाटर फिर से बाहर, और पोटेशियम बचा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। तो सभी डायरेटिक्स सोडियम को बाहर करती हैं, वाटर बाहर, पोटेशियम भी बाहर। ठीक है, लेकिन पोटेशियम स्पॉन्डाइलेटिक क्या करती है, सोडियम बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा, मगर पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट। अभी जो हम दूसरा बात करेंगे ये है ऑस्मोटिक डायरेटिक का मैकेनिज्म, कुछ सेम इसी तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो मैनेटॉल, ठीक है, यूरिया, ठीक है, या ये जो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, मैनेटॉल बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जो क्या बोलेंगे उसको, सेरेब्रल एडेमा वगैरह में आपने इन्फ्यूजन्स देखा होगा इस तरीके से, ऐसे केसेस में। देखिए इसमें जो आप मैंने आपको दो ड्रग्स बताई, मैनेटॉल, यूरिया। ठीक है, मैनेटॉल, यूरिया के बाद ग्लिसरॉल, आइसोसोर्बाइड, बहुत सारी है। ठीक है, अब बात ये कि अब अगर पूरी फार्माकोलॉजी में सबसे आसान मैकेनिज्म अगर किसी डाययूरेटिक का है तो वो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का है। ठीक है, इनका मैकेनिज्म किसी एंजाइम, किसी रिसेप्टर या ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने पे बिल्कुल बेस्ड नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से क्या है, ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के सिद्धांत पे काम करता है, इसीलिए सबसे पहले हमें ऑस्मोसिस समझनी होगी। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास दो ग्लास हैं, क्या है, दो ग्लास, एक ग्लास में केवल पानी है, ठीक है, और दूसरे ग्लास में पानी के साथ में बहुत ज़्यादा चीनी या फिर शुगर है। अब दोनों ग्लास को ऐसे मेम्ब्रेन से जोड़ दीजिए जहाँ से केवल सिर्फ पानी जा सकता है। मेम्ब्रेन का मतलब एक छन्नी है, एक ऐसा रास्ता। ठीक है, क्या होगा, वाटर हमेशा उस तरफ जाएगा जहाँ पे सॉल्यूट, मतलब कि जहाँ शुगर ज़्यादा होगा, यानी वाटर हमेशा सॉल्यूट को फॉलो करता है। ठीक है, यही ऑस्मोसिस का रूल है। ठीक है, यानी किडनी पर भी लागू होगा ये रूल, किडनी में भी वाटर हमेशा उसी जगह जाता है जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा हो। ठीक है, इसी प्रिंसिपल का यूज़ जो है वो मैनेटॉल करती है।
ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ठीक है, मैनिटॉल क्या होता है कि ब्लड में जाती है, ठीक है, मैनिटॉल ब्लड में जाती है। जब मान लो हम मैनिटॉल को इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू देते हैं तो सबसे पहले वो ब्लड में पहुंचती है, ठीक है, उसके बाद वो ब्लड में घुल जाती है, लेकिन सेल्स के अंदर आसानी से नहीं जाती। इसीलिए ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैनिटॉल किडनी तक पहुंचती है, ठीक है। अब ब्लड क्या करता है, ब्लड किडनी में जाता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस मैनिटॉल को आसानी से फिल्टर कर देता है, ठीक है। अब मैनिटॉल क्या करता है, ट्यूबुलर फ्लूइड, यूरिन बनने वाले फ्लूइड में पहुंच जाता है, ठीक है। तो सिंपल फिजियोलॉजी ये है कि अब ये समझते हैं कि नॉर्मली किडनी क्या करती है। जो भी हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमारा डिसेंडिंग लिम्ब, इनमें जो किडनी है लगातार वाटर को वापस ब्लड में भेजती रहती है यहाँ से, ठीक है। इसीलिए फिल्ट्रेट धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है। लेकिन अब ट्यूब्यूल में मैनिटॉल मौजूद है ना। अब ट्यूबुलर फ्लूइड में मैनिटॉल आ चुका है, तो ध्यान दो, मैनिटॉल की एक क्वालिटी है, मैनिटॉल कभी भी रीएब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, ये ट्यूब्यूल के अंदर ही बना होता है। अब क्या होगा, ट्यूब्यूल के अंदर सॉल्यूट बढ़ गया। हमने पहले ही रूल पढ़ा था कि वाटर हमेशा सॉल्यूट को फॉलो करेगा। अब वाटर सोचता है ट्यूब्यूल के अंदर मैनिटॉल ज़्यादा है, तो मैं भी ट्यूब्यूल के अंदर ही रहूँगा, इसीलिए वाटर क्या करता है, वापस ब्लड में नहीं जाता। एक सिंपल सा एग्जांपल मान लो, ठीक है, मान लीजिए कि एक पाइप के अंदर बहुत सारे स्पंज रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपने उस पाइप में पानी डाला, स्पंज पानी को पकड़ के रख लेता है। मैनिटॉल भी बिल्कुल एक स्पंजी मटेरियल के तरीके से काम करता है, ये वाटर को ट्यूब्यूल के अंदर पकड़ के रखती है, इसीलिए वाटर वापस ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है। तो वाटर बाहर नहीं जा पाती, नॉर्मल किडनीज क्या करती हैं, ट्यूब्यूल से वाटर बाहर ब्लड में, ठीक है। अब लेकिन मैनिटॉल आने के बाद ट्यूब्यूल वाटर बाहर नहीं जाएगा, ट्यूब्यूल में ही रहेगा। इस वजह से यूरिन वॉल्यूम बहुत बढ़ जाती है, और जब वाटर बाहर नहीं जाएगा तो ट्यूबुलर फ्लूइड में उसकी जो मात्रा है ये भी लगातार बढ़ती जाएगी, और लास्ट में बहुत ज़्यादा यूरिन बनेगा। इसलिए याद रखो, मैनिटॉल वाटर को, स्पेशली वाटर को बाहर निकलने नहीं देता है, बल्कि वाटर को वापस एब्जॉर्ब होने से रोकता है, और यही इसका पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। मैनिटॉल गया हमारे नेफ्रॉन में, उसने वाटर को पकड़ लिया और उसको पकड़ के बाहर ले आया वो कलेक्टिंग लिड के थ्रू। तो मैनिटॉल, अगर हम साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो मेनली उन जगहों पे काम करती है जहां वाटर नॉर्मली रीअब्जॉर्ब होता है। तो इसकी मेन साइट्स क्या हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनलेट, असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्या करता है, डिसेंडिंग ये वाटर को परमिशन देता है रीअब्जॉर्ब होने का। कुछ थोड़ा बहुत असर कलेक्टिंग डक्ट में भी दिखा जा सकता है अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन प्रेजेंट होगा तो मैनिटॉल किसी ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक नहीं करती है, ठीक है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एंजाइम को ब्लॉक करता है, लूप डायरेटिक्स सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, थायाजाइड भी सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, पोटेशियम स्पायरिंग सोडियम के साथ एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करती है। लेकिन मैनिटॉल कोई चैनल ब्लॉक नहीं करती, कोई पंप ब्लॉक नहीं करता, कोई रिसेप्टर ब्लॉक नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाती है, ठीक है। ट्यूबुलर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, और डायरेसिस, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैनिटॉल फिर ब्रेन स्वेलिंग और ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा का मतलब जो हमारी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाना है, आंखों की बीमारी है, इनमें कैसे काम करती है, ठीक है। तो देखो, इस बात को याद रखो कि मैनिटॉल ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देती है। अब वाटर हमेशा तो बहुत ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी वाली जगह की ओर ही जाएगा, है ना। तो सेरेब्रल एडेमा क्या है कि ब्रेन की सेल्स में जो डिपॉजिट वाटर है,
ठीक है, तो ये ब्लड में आ जाता है और इस वजह से ब्रेन की स्वेलिंग कम हो जाती है। ऐसे ही इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ओवरऑल ब्रेन का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ग्लाउकोमा की बात करें, आंखों के अंदर जमा फ्लूइड ब्लड में ये भी आने लगेगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा। तो मैनिटॉल का यूज़ केवल डायरेटिक के तरीके से नहीं, इमरजेंसी मेडिसिन में भी किया जाता है, जैसे कि सेरेब्रल एडेमा, ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर का बढ़ जाने की वजह से एक्यूट ग्लाउकोमा, न्यूरो सर्जरी के टाइम पे ब्रेन रिलैक्सेशन, और यूरिक एक्यूट किडनी इंजरी, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फोर्स डायलिसिस वगैरह में। तो ये सारी चीज़, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर मैनिटॉल गलत पेशेंट को दिया जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में ब्लड वॉल्यूम पहले बढ़ सकता है ना, जिससे पल्मोनरी एडेमा बिगड़ सकती है। तो और सारी चीज़ें हैं, डिहाइड्रेशन, शुरुआत में हाइपोनेट्रीमिया, बाद में हाइपरनेट्रीमिया वाटर लॉस की वजह से, हेडेक, नोजिया या पल्मोनरी एडेमा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खैर हो गई, एडीएच हमने सारी चीज़ देख लिया था। ठीक है, चलो थोड़ा सा शॉर्ट में ये बात कर ले रहे हैं कि एडीएच एंटागोनिस्ट या जो एक्वारेटिक्स, ये क्या होते हैं। देखो, इसमें आप जो ड्रग्स देख रहे हो ये हैं टोलवैप्टम, कॉनिवैप्टम, ठीक है, कॉनिवैप्टन। तो सिंपल सी बात है, एडीएच एंटागोनिस्ट डायूरेटिक्स के अलावा किडनी पे काम करने वाली एक स्पेशल टाइप की ड्रग्स होती हैं, जो एडीएच एंटागोनिस्ट, मतलब कि एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करके उनके एक्शन को रोकने वाली, या फिर इनको एक्वारेटिक्स भी कहा जाता है। बेसिकली इनका जो मैकेनिज्म है ये नॉर्मल डायरेटिक्स से अलग होता है। नॉर्मल डायरेटिक्स बॉडी से वाटर और सोडियम दोनों को बाहर निकालती हैं, जबकि एक्वारेटिक्स मेनली केवल और केवल वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, इसीलिए इनको वाटर डायरेटिक्स भी कहते हैं। एडीएच क्या है? एडीएच का पूरा नाम एंटी डायरेटिक हार्मोन है, इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। एडीएच का मेन काम होता है कि बॉडी में वाटर को बचाना, यूरिन की मात्रा को कम करना, यूरिन को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड बनाना, ब्लड वॉल्यूम बनाए रखना और ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में हेल्प करना। तो एडीएच मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन, यूरिन कम बनाओ और वाटर बचाओ। एडीएच काम कैसे करेगा? एडीएच मेनली कलेक्टिंग डक्ट की पेरिफेरल सेल्स पे काम करता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये V2 रिसेप्टर से बाइंड करता है। इसके बाद V2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होती हैं, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बढ़ता है, ठीक है, और प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट होता है। बाद में एक्वापोरिन टू वाटर चैनल सेल्स की एपिकल मेम्ब्रेन पर रिजल्ट हो जाता है, वाटर ट्यूबुलर फ्लूइड सेल के अंदर, और फिर ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है, यूरिन कम बनती है, यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। ठीक है, अब हम वही करते हैं कि एडीएच एंटागोनिस्ट हमने लिया, जिसने एडीएच के इफेक्ट को रोक दिया। अब V2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे, एक्वापोरिन 2 चैनल्स मेम्ब्रेन पर नहीं आते, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाता है और वाटर यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सोडियम की लॉस बहुत कम होती है, जबकि वाटर की लॉस ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनको एक्वारेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, एक्वा का मतलब ही होता है वाटर। ठीक है, तो इस पर हम उतना फोकस नहीं करेंगे, खैर इतना काफ़ी है आपके समझने के लिए। तो एडीएच का यूज़, एडीएच एंटागोनिस्ट का यूज़ हम उन कंडीशंस में करते हैं जहां बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो जाए, जैसे कि SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। इस बीमारी में क्या होता है, एडीएच हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बनता है, रिजल्टेंट वाटर का रिटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, या फिर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, ये चीज़ें। ठीक है, एडीएच एंटागोनिस्ट एक्सेस वाटर को बाहर निकालकर सीरम सोडियम को नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हाइपरवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, इसमें हार्ट फेलियर,
या फिर लिवर सिरोसिस, ठीक है, इस पे कम आएगा। या ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जो टोल्वेप्टन है, इस रोग में सिस्ट ग्रोथ को धीमा करने के लिए यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा साइड इफेक्ट ये है कि पानी ज़्यादा जाएगा तो प्यास लगेगी आपको, पॉलीयूरिया, बार बार यूरिनेशन, डिहाइड्रेशन, हाइपरनेट्री में अगर वाटर क्लास बहुत ज़्यादा हो जाए तो लीवर टॉक्सिसिटी, स्पेशली टेल्वेप्टम लंबे टाइम के यूज़ करोगे तो लीवर टॉक्सिसिटी। तो दैट्स इट। अभी जो हमारा नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लिए, तो अब हम बात करेंगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और डायरेटिक्स क्या होगी, इसका ओवरऑल एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, बाद में इसकी स्पेशल फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स क्या होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखिए। तो कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट में आपको बताने की, कि ओवरऑल लगभग चीज़ें वैसी ही हैं, ठीक है। हमने समझते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है ड्रग बॉडी के अंदर कैसे एंटर करती है, कहाँ तक पहुँचती है, कैसे ट्रांसफॉर्म मीन्स मेटाबोलाइज होती है, और लास्ट में बॉडी से कैसे बाहर निकलती है। इसे याद रखने का सबसे इजी वे क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म को एडीएमए के तरीके से समझो। तो डायरेटिक्स की फार्माकोकाइनेटिक्स को समझना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी जो इफेक्टिवनेस है इन किडनी तक पहुंचने पर डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ द डायरेटिक्स ट्यूबुलर ल्यूमेन में ही पहुंचकर अपना इफेक्ट दिखाती हैं, इसीलिए उनका किडनी तक पहुंचना और ट्यूबुलर सिक्रीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, ड्रग बॉडी में एंटर कैसे करती है। एब्जॉर्प्शन बेसिकली ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू ड्रग अपने एडमिनिस्ट्रेशन साइट से ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है। डायरेटिक्स मेनली दो टाइप से दी जाती हैं, एक तो ओरल मतलब टैबलेट और कैप्सूल, सबसे इजी वे, और दूसरा आईवी इंजेक्शन इमरजेंसी कंडीशंस में, ठीक है। तो ओरल एब्जॉर्प्शन जो है ये मोस्ट डायरेटिक्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन से अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन सारी के सारी ओरल डायरेटिक्स हैं, इनकी बायो अवेलेबिलिटी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। जैसे फ्यूरोसमाइड, इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी लगभग 40 से 70% ही है। हमारा खाना अगर फूड के साथ लोगे तो एब्जॉर्प्शन कुछ कम या स्लो हो सकता है, इसीलिए जो सीवियर एडिमा में हम आईवी रूट ही लेते हैं। इसके अलावा टॉर्सेमाइड, इसकी बायो अवेलेबिलिटी लगभग 80 से 100%, ओरल और आईवी दोनों में लगभग सेम इफेक्ट है, फूड का इम्पैक्ट बहुत कम, ठीक है। ब्यूमेटानाइड, ठीक है, अलग अलग इसमें जो भी आपको, मैं तो ड्रग के नाम बता रहा हूँ, यहाँ तो क्लासेस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर किसी मरीज में वॉमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टाइनल डिजीज़ या सीवियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो ओरल एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो सकती है, ऐसे पेशेंट्स को आईवी थेरेपी ज़्यादा काम आती है। दूसरा हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लड से डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक हमारी ड्रग पहुंचती है। डायरेक्ट ब्लड में पहुंचने के बाद प्लाज्मा प्रोटीन से अलग अलग मात्रा में बाइंड होती है, ठीक है। तो खैर अभी इसमें मोस्ट ऑफ दी अगर हम बात करें, लूप डायरेटिक्स ज़्यादा प्रोटीन बाउंड होती हैं, फ्यूरोसमाइड लगभग 95% एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है। इसका मतलब ये है कि ड्रग आसानी से ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं होती, ये किडनी के पीसीटी में ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशन से ल्यूमेन में भेजा जाता है। तो यहीं से अपना टारगेट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड चैनल को जो बंद करती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डायरेटिक्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम से मीडियम तक होता है, क्योंकि वो मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहती हैं, और कुछ ड्रग्स जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन ये ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होती है, इसलिए इसके टिश्यूज़ में ज़्यादा एंटर कर सकती है। तो हर मरीज में हाइपोएल्बुमिया जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर डिजीज़ हो तो लूप डायरेटिक्स का किडनी तक पहुंचना कम हो सकता है, इससे डायरेटिक रिस्पॉन्स भी कम हो सकता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ड्रग बॉडी में केमिकली रूप से बदल जाती है, मैंने लीवर में, ठीक है। तो हर ड्रग जैसे फ्यूरोसमाइड पार्शियल हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, मोस्ट ऑफ द ड्रग अनचेंज फॉर्म में बिना बदले एक्सीड होती है। टॉर्सेमाइड ये लीवर में साइटोक्रोम पी
2C9 एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइट होती हैं, इसीलिए लिवर डिजीज़ में उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स बदल सकती है। ब्यूमेटानॉइड ये भी पार्शियल हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो ओवरऑल ठीक है, मैनेटॉल मेटाबोलाइज ही नहीं होती, पूरी ड्रग लगभग अनचेंज फॉर्म में निकल जाती है, ठीक है। तो दैट्स इट। बहुत सारी चीज़ें, अगर लिवर डिजीज़ है तो स्पेशली स्पाइरोनोलैक्टोन, टॉर्सेमाइड और एप्लिनरोन, इनकी डोज की एडजस्टमेंट ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा एक्सक्रीशन है, मतलब ड्रग से बाहर निकलने का जो माध्यम है, डायरेटिक्स मेनली यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू भी बाहर निकलते हैं, आपको पता है, ठीक है। फ्लोरेसमाइड हो या जो भी है, ये सब यूरिन के थ्रू निकलती हैं। तो अगर किडनी फंक्शन ख़राब हो तो ड्रग एक्यूमुलेशन हो सकता है, टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, इसलिए डोज का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली पोटेशियम स्पेन डायरेटिक्स में हाइपर कैलेमिया का जोखिम थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही पढ़ते हैं, बाकी इसमें जो भी आपके स्पेशल इफ़ेक्ट्स आएंगे इनके बारे में थोड़ा सा कल देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस देके इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे आपके कल की क्लास में। सो थैंक यू एंड वेलकम।